तो चैप्टर है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले की क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय। जब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन में प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब जिसमें किससे प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाता है, वो क्या होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, जो अपन प्रकृति से प्राप्त होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को इस सेवा क्षेत्र बोलते हैं। किस क्षेत्र को? तृतीयक क्षेत्र को। यह प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद करते हैं। ठीक है, यह प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे यातायात के साधन, भंडारण, बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन आदि। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान रखना जो पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं? प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे उद्योग, कारखाना या विनिर्माण। ठीक है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र को क्या किया जाता है यहाँ पे? विनिर्माण। ठीक है, जैसे उद्योग, कारखाना, विनिर्माण, जो आपका तृतीयक क्षेत्र हो गया। ये क्वेश्चन मनरेगा के उद्देश्यों को बताइए। ठीक है, ये भी पूछा गया था आपका, अभी आपका त्रैमासिक में आएगा। ठीक है, तो मनरेगा के उद्देश्य क्या है आपके? इसका उद्देश्य उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में काम की ज़रूरत है, उन्हें सरकार 100 दिनों का रोजगार गारंटी देता है। क्या है मनरेगा? इसमें जो काम करना चाहते हैं वो काम की इच्छा, तो उन्हें कितने दिन का रोजगार? 100 दिन का। ठीक है, साल भर में 100 दिन का रोजगार मिलता है गारंटी के साथ। ठीक है, नहीं मिलेगा तो उन्हें भत्ता मिलेगा, लेकिन मिलता है। ठीक है, वहीं ग्राम में। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल होती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है। मतलब नहीं किया कर पाया तो क्या करेगी? बेरोजगारी भत्ता देगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खुली बेरोजगारी का अभिप्राय। तो खुली बेरोजगारी क्या होती है? खुली बेरोजगारी वह स्थिति है जहाँ लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई काम नहीं होता। काम तो करना चाहे लेकिन काम नहीं होता। ठीक है, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में निम्नलिखित अंतर लिखिए। तो देखें, संगठित क्षेत्र, इस क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार व सुरक्षा का लाभ मिलता है। इसमें रोजगार भी मिलता है लेकिन सुरक्षा मिलती है साथ में। ठीक है, इस क्षेत्र में कर्मचारियों से एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। इसमें क्या होता है? निश्चित समय होता है। समय से अतिरिक्त काम करने पर उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। ठीक है, अतिरिक्त वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की सुविधा भी रहती है, अवकाश भी मिलता है। ठीक है, संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों व कर्मचारियों को भविष्य निधि, सेवा, अनुदान, पेंशन, चिकित्सीय सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, संगठित क्षेत्र वालों को जो मिलती है, पेंशन मिलती है, चिकित्सा सुविधा मिलती है। ठीक है, छुट्टी भी मिलती है। ठीक है, एक निश्चित समय तक काम भी एक निश्चित समय होता है काम करने का। ठीक है, जिनके दिन भर लगे रहे, रोजगार और सुरक्षा का लाभ भी होता है। जगह संगठित क्षेत्र। अब देखते हैं असंगठित क्षेत्र। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रोजगार व सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है। रोजगार और सुरक्षा नहीं मिलता काम। ठीक है, मतलब दैनिक रोजगार भी निश्चित नहीं होता, जैसे दैनिक लोग पाए। इस क्षेत्र में काम करने वालों को अतिरिक्त समय के लिए अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक है, काम ज़्यादा करवा लेंगे पैसा नहीं मिलेगा। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सवेतन अवकाश की सुविधा भी नहीं, अवकाश भी नहीं मिलता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के रोजगार सुरक्षित नहीं होते। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जाता है, मतलब इन्हें काम के नहीं है तो हटा भी देगा। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर बताइए। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं आपके? सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। ठीक है, तथा द्वितीय उद्देश्य लाभ कमाना। पहले सेवा करना, दूसरे उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना केंद्र, राज्य, स्थानीय या लोक सत्ता द्वारा की जाती है। ठीक है, केंद्र द्वारा या राज्य द्वारा या स्थानीय या लोक सत्ता द्वारा की जाती है।
इसका प्रबंधन, नियंत्रण एवं संचालन सरकार के हाथ में होता है। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में मुख्य रूप से बाहरी एवं आधारभूत उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जैसे इस्पात उद्योग। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग जिससे काम वगैरह मिल सके, सब हो सके। ठीक है, कि सरकार चलाती है अपने। निजी क्षेत्र का प्रथम उद्देश्य लाभ कमाना होता है। क्या काम होता है इसका? लाभ कमाना। उत्तर, निजी क्षेत्र की स्थापना निजी व्यक्तियों और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा की जाती है, मतलब प्राइवेट लोग करेंगे जी। इसका प्रबंध, नियंत्रण एवं संचालन व्यक्तियों या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा होता है। ठीक है, या तो व्यक्ति या गैर प्राइवेट संस्थाओं द्वारा। निजी क्षेत्र में मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुओं का उपयोग स्थापित किए जाते हैं, जैसे चीनी उद्योग। ठीक है, मतलब जो उपभोक्ता होने आपके, मतलब जिसको बेचा जा सके सामान्य चीनी आप लोग बेचोगे तो क्या खरीदेंगे? कौन खरीदेगा? आपका उपभोक्ता। ठीक है, उपभोग करने वाले। एक क्वेश्चन है आपका इसका इम्पोर्टेंट, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, इस कथन की स्पष्ट कीजिए। तो क्या है इसमें? प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने एवं वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? नई तकनीक व परिवहन की आवश्यकता होगी, बिल्कुल होगी। विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होती है, मतलब जो द्वितीय क्षेत्र होगा आपका उसमें क्या होगा? कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही होगा। प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सही बात है। अगर पहले प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल नहीं मिले और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग में न पहुँचे तो कैसे काम चलेगा? तृतीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र क्या आपका? संचार, जैसे कि बैंकिंग, यातायात, भंडारण आदि तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर करते हैं। किसी एक का भी अनुपस्थिति का अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि पहला जैसे कच्चा माल नहीं देगा तो उद्योग नहीं चलेंगे, उद्योग से नहीं चलेगा तो सामान वगैरह पूर्ति कहाँ से होगी? ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आपकी यूनिट खत्म होती है। ठीक है, और साख। ठीक है, तो इसमें आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें। ठीक है, ये आपका पेपर दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझ में नहीं आता बच्चों को। ठीक है, तो इसको देखेंगे आज। मुद्रा का अर्थ समझाइए। मुद्रा क्या होती है आपकी? मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा के बदले हम जो चाहे वस्तु या सामान खरीद सकते हैं, जैसे कपड़ा, अनाज। मुद्रा आप जानते हैं क्या होता है? पैसा होता है जो आपके पास, जैसे 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट। ठीक है, तो इससे अपन क्या करते हैं? कुछ ही वस्तु खरीद सकते हैं, कपड़ा, सामान, किचन का सामान, कुछ भी। ठीक है, तो ये आपका मुद्रा क्या? विनिमय का सामान, मतलब लेन देन कर सकते हैं इसमें। मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से? आपको पता है मुद्रा कौन कौन रूप में प्रचलित है? मुद्रा आधुनिक रूप कौन सी? करेंसी यानी नोट वगैरह, और जमा कागज के नोट, और सिक्के भी सामने। ठीक है, मुद्रा के तीन का बताइए। मुद्रा के का कौन कौन सी आपके? विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, मूल्य भी है। ठीक है, कितने? 10 रुपये का, 20 रुपये का, और भुगतान का आधार, भुगतान भी इससे करती कि नहीं करती? तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और भुगतान। ठीक है, अब है आवश्यकताओं के दोहरा सहयोग को समझाइए। ठीक है, दोहरा सहयोग। अब देखो समझो, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग से यह आशा है कि जब एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, जैसे हमने सामान खरीदा और मुझे वस्तु बेचनी है, तो वही दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है, जैसे हमें पेन बेचना और सामने वाले को पेन खरीदना, तो इसे क्या बोलते हैं? आवश्यकताओं के दोहरा सहयोग। ठीक है, अतः दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तु खरीद और बेचने में सहमति रखते हैं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? जो बैंक है, बैंक को पैसे कैसे आते हैं? तो देखो, कर्जदारों से लिए गए ब्याज, कर्जदार जो उनसे क्या लेते? ब्याज। जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का अनुपात मुख्य स्रोत है। ठीक है, जैसे कर्जदारों से लेते ब्याज और जमा किए गए को दिए गए ब्याज, जैसे जमा है हमारे पैसे तो हमें ब्याज मिलेगा, लेकिन हमने लिया है तो हमें ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके बीच का जो अंतर होता है, इससे क्या होता है? बैंक की आय होती है। अब देखते हैं ऋण की कौन कौन सी शर्तें होती हैं, उनके नाम बताइए। तो ब्याज दर, समय तक ऋणधार, आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीकों को ऋण की शर्त कहा जाता है। ठीक है, कैसे भुगतान करना है, कैसे क्या करना है, जी आपकी क्या हो जाएगी? भुगतान की शर्तें। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? देखो,
ये वस्तु विनिमय में वस्तुओं के बदले वस्तु ही खरीदी जा सकती है। जैसे हमने बिस्कुट है मेरे पास, बिस्कुट के बदले मुझे क्या लेना है, नमकीन लेना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके बदले दूसरा ले लूँगा, ठीक है। इसमें जैसे गेहूँ के बदले कपड़े, तो जो सादा, जैसे अपना गेहूँ है मेरे पास में और मुझे क्या लेना है, कपड़े, तो मैं गेहूँ दे दूँगा और कपड़े ले लूँगा, तो ऐसे भी बोल देंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। स्वयं सहायता समूह की कोई दो उपाय लिखिए। क्या होते हैं स्वयं सहायता समूह? स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करते हैं, ऋण को कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराते हैं। क्या कहते हैं स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करते हैं और ऋण को कम ब्याज दर, मतलब ऋण क्या हो, कम लगेगी, ठीक है। औपचारिक क्षेत्र से प्राप्त ऋण की कोई दो विशेषता है, जो तो ठीक है जी, इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। ये देखते हैं, मुद्रा से क्या अभिप्राय है, प्राचीन एवं आधुनिक मुद्रा के बारे में बताएं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लग रहा। मुद्रा ऐसी चीज़ है जो सौदे में विनिमय का माध्यम बन सकती है, ठीक है, बिल्कुल। जो आप सौदा लेंगे उससे विनिमय का माध्यम बनेगी कि बनेगी। प्राचीन काल में तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती है, जैसे अनाज, पहले क्या चलता था, अनाज तथा पशु आदि, इसके बाद सोना चांदी, ठीक है। पहले अनाज था, फिर पशु, फिर इसके बाद सोना चांदी आया, और फिर तांबे जैसी धातुओं के सिक्के का चलन हुआ। आधुनिक मुद्रा में करेंसी, अब जो अभी चल रही करेंसी, कागज़ के नोट और सिक्के चल रहे, ठीक है। ये आपका है। भारतीय रिजर्व बैंक के काय होगा वाणिज्य जी, तो देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है, जो आरबीआई क्या करता है, मुद्रा जारी यानी नोट जारी करता है, ठीक है। बैंकों व समितियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है, जो बैंक कैसे काम कर रहे हैं उनकी कार्य प्रणाली में क्या रखता है जी, नज़र। ब्याज की दरों व ऋणों की शर्तों पर निगरानी, कैसी ब्याज दर दे रहा है, कैसी ऋण दे रहा है, ठीक है, उस पर भी नजर। बैंक कितना नगद शेष अपने पास रखे, इसकी भी सूचना, कितना पैसा रखे बैंक, ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, ऋण के अनौपचारिक स्रोत और ऋण के औपचारिक स्रोत, ठीक है, ये काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। औपचारिक, जो आपके ऋण के अनौपचारिक है, तो अनौपचारिक स्रोत, औपचारिक क्षेत्र ऋण भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में क्या करते हैं, जो क्या होते हैं आपके ऋण के अनौपचारिक स्रोत हैं। किस क्वेश्चन अपना चाहिए, औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया आपका, ये क्या है आपका औपचारिक, ठीक है। ये कौन सा आपका औपचारिक है, ये दोनों एक जगह जैसे, तो ये औपचारिक स्रोत और ये क्या है अनौपचारिक स्रोत, ठीक है। ये औपचारिक ध्यान रखना। तो औपचारिक क्षेत्र ऋण भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में होता है, मतलब इसमें आरबीआई देखता है, ठीक है, और लेकिन ये नहीं होता आपका आरबीआई में, ठीक है, ये आरबीआई की निगरानी में नहीं होता है। इसमें क्या होता है औपचारिक में, इसकी ब्याज की दर निश्चित होती है, आरबीआई देखता है तो ब्याज की दर क्या होती है, निश्चित होती है, लेकिन इसमें इसकी ब्याज की दर निश्चित नहीं होती, ठीक है, अनौपचारिक की। औपचारिक की क्या होती है, इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना है, जो सामाजिक कल्याण करता है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है, केवल लाभ कमाने के लिए, ठीक है, अनौपचारिक में। और औपचारिक में क्या होता है, औपचारिक में ऋण में बैंक और सहकारी समितियाँ आती हैं, इसमें बैंक और सहकारी समितियाँ, लेकिन इसमें क्या आता है अनौपचारिक में क्षेत्र ऋण के उधारदाता में साहूकार, व्यापार मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि आती है, ठीक है।